उत्तराखंड में टीकाकरण के महाअभियान का आगाज। सीएम धामी ने की अभियान की शुरुआत। 1.5 लाख लोगों के वैक्सीनेशन का लक्ष्य। डीएम ने भूस्खलन क्षेत्र का किया निरीक्षण। डीएम ने अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। मार्ग पर डोर बैरियर लगाने के दिए निर्देश। पंद्रह अगस्त की तैयारियां तेज। ई इन्विटेशन का किया जाएगा इस्तेमाल। खेल डिपार्टमेंट के लोगों को किया जाएगा सम्मानित। सीएम धामी ने ओलंपियन वंदना कटारिया से की बात। भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने जताया सीएम का आभार। वंदना को टीलू रोतेली पुरस्कार से किया जाएगा सम्मानित। नमस्कार, वीआईपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ नुपुर सक्सेना। स्वागत है आपका उत्तराखंड लाइव में। देहरादून में कोरोना टीकाकरण को लेकर आज से बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। इस दौरान प्रदेश भर में एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाया जाएगा। बता दें कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्यागी रोड निरंकारी भवन पहुंचकर अभियान की शुरुआत की। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो उत्तराखंड में टीकाकरण के महाअभियान का आज से आगाज हो चुका है। खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस अभियान की शुरुआत की है। 1.5 लाख लोगों को वैक्सीनेट करना है, ऐसा टारगेट रखा गया है। और इस दौरान आपको बता दें, स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो अभी भी न सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरे देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और इसी को लेकर राज्य सरकार भी पूरी कोशिश कर रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कर सके। और यही वजह है कि उत्तराखंड में टीकाकरण के महाअभियान की आज से शुरुआत हुई है। प्रदेश भर में एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्यागी रोड निरंकारी भवन पहुंचकर इस अभियान की शुरुआत की। और साथ ही आपको बता दें कि इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो देहरादून में कोरोना टीकाकरण को लेकर आज से मेगा अभियान की शुरुआत हुई है। प्रदेश भर में एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाने का लक्ष्य रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खुद निरंकारी भवन पहुंचकर इस अभियान की शुरुआत की है और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। अभी भी देश में तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और अगर तीसरी लहर से बचना है तो हमारे पास सिर्फ एक ही उपाय है और वो है वैक्सीनेशन। लगातार वीआईपी न्यूज़ भी आपसे अपील कर रहा है कि आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाइए, कोरोना वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन से किसी भी तरह की डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। खुद भी कोरोना का टीका लीजिए और अपने परिजन, आसपास और रिश्तेदारों को भी कोरोना टीका लेने के लिए प्रोत्साहित करें, क्योंकि अगर तीसरी लहर से बचना है तो कोरोना वैक्सीनेशन ज़रूर लेनी है। तो टीकाकरण के महाअभियान का आज से आगाज हुआ है। सीएम धामी ने अभियान की शुरुआत की है। 1.5 लाख लोगों का वैक्सीनेशन करने का लक्ष्य रखा गया है। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। तो तीसरी लहर का खतरा अभी भी बना हुआ है। तीसरी लहर से बचने का एकमात्र उपाय है वो है ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन। और राज्य सरकार भी अपने स्तर पर पूरी कोशिश कर रही है कि वो लोगों को जागरूक कर सके। और यही वजह है कि आज से देहरादून में कोरोना टीकाकरण को लेकर बड़े अभियान की शुरुआत हुई है। और इस दौरान प्रदेश भर में एक ही दिन में 1.5 लाख लोगों को कोविड का टीका लगाने का टारगेट रखा गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने त्यागी रोड निरंकारी भवन पहुंचकर अभियान की शुरुआत की और इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। लालकुआ के हाटा ग्राम इंदिरा नगर में लगे सरकारी हैंडपंप काफी समय से खराब चल रहा था, जिसे लेकर कई बार इसकी शिकायत भी की गई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई है। सरकारी हैंडपंप को ठीक करने की मांग की जा रही थी, जिसे लेकर युवाओं ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद हैंडपंप ठीक करने के आदेश दिए गए। हैंडपंप लगे हैं, वो खराब भी होते हैं, खराब होते हैं तो ठीक होने चाहिए समय पर। गर्मी का समय है,
इन बेचारों ने वहाँ संपर्क जल संस्थान में किया होगा, इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, विधायक जी ने बहुत हैंडपम्प लगाए हैं, तो हैंडपम्प लगाए हैं तो खराब भी होंगे। और मेरे पास आज ज्ञापन लेकर के आए थे परेशान होकर के, तो हमने बात कर लिया अधिकारियों से, वो ठीक हो जाए। हैंडपंप खराब चल रहा था। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं को युवाओं ने हैंडपंप को ठीक कराने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन चौहान ने इस पूरे मामले का संज्ञान भी लिया, जिसके बाद हैंडपंप ठीक करने के आदेश दिए गए हैं। केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद ही ऐलान किया। केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि गांधी नेहरू परिवार का नाम बीजेपी कहां से मिटाएगी। हरीश रावत ने कांग्रेस की तरफ से ये मांग की है कि ध्यानचंद को बीजेपी सरकार भारत रत्न से नवाजे। हरीश रावत की माने तो बीजेपी और आरएसएस ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से गांधी नेहरू परिवार का नाम हर जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक गांधी नेहरू परिवार रहेगा तब तक देश की राजनीति बीजेपी के अनुकूल नहीं चल सकती। देखिए, ये नाम बदलना और दूसरे के कामों पर अपनी मोहर लगाना, यही भाजपा की नियति है। राजीव गांधी जी ने खेलों के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया। एशियाड उन्हीं के इनिशिएटिव से इतनी सफलतापूर्वक आयोजित हुए, जिसके बाद भारत में खेलों के मैप में हम तेज़ी के साथ उभरे। और इसलिए देश ने जो खेल रत्न पुरस्कार है उसको राजीव गांधी जी के नाम पर किया। ध्यानचंद जी की भी महान सेवाएं हैं। आप ध्यानचंद जी को वो दीजिए ना, भारत रत्न दीजिए। हाँ, भारत रत्न दीजिए, हमारी मांग है, भारत रत्न दीजिए आप ध्यानचंद जी को। अभूतपूर्व सेवाएं हैं उनकी, लेकिन एक महापुरुष के नाम से बदल करके दूसरे महापुरुष के नाम पर करने से कुछ खटास पैदा होती है। तुम्हारा फोन क्यों नहीं लग रहा? तो पीएम मोदी ने हाल ही में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान ट्विटर के माध्यम से किया। तो वही केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। हरीश रावत ने कहा है कि कहां से मिटाओगे गांधी नेहरू का नाम। उन्होंने पूछा है कि बीजेपी गांधी नेहरू परिवार का नाम कहां से मिटाएगी। हरीश रावत ने कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि ध्यानचंद को बीजेपी की सरकार भारत रत्न दे। हरीश रावत की माने तो बीजेपी और आरएसएस ये चाहती है कि किसी न किसी तरीके से गांधी नेहरू परिवार का नाम हर जगह से हटा दिया जाए, क्योंकि बीजेपी को ये पता है कि जब तक गांधी नेहरू परिवार रहेगा तब तक देश की राजनीति बीजेपी के हिसाब से नहीं चल सकती है। तो हरीश रावत ने केंद्र सरकार के फैसले पर पलटवार किया है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने पर जमकर हमला बोला है। केंद्र सरकार पर हरीश रावत ने हमला बोला है। राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलने पर पलटवार किया है। आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। पीएम मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया। तो वही केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की भी कड़ी प्रतिक्रिया सामने आई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हरीश रावत ने कहा कि बीजेपी कहां से गांधी नेहरू का नाम हटाएगी। इसके अलावा हरीश रावत ने कांग्रेस की तरफ से मांग की है कि ध्यानचंद को बीजेपी की सरकार भारत रत्न दे। हरीश रावत की माने तो बीजेपी और आरएसएस से चाहते हैं कि किसी न किसी तरीके से गांधी नेहरू परिवार का नाम हर जगह से हटाया जाए, क्योंकि उन्हें पता है कि जब तक गांधी नेहरू परिवार रहेगा
तब तक देश की राजनीति बीजेपी के अनुकूल नहीं चल सकती। तो लंबे समय से मांग की जा रही थी कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया जाए, तो वही केंद्र सरकार ने इस मांग को मान लिया है। पीएम मोदी ने खुद इस बात का ऐलान किया है। तो वही केंद्र सरकार के इस फैसले पर कांग्रेस की तरफ से हरीश रावत की प्रतिक्रिया सामने आई है। कोरोना कर्फ्यू के चलते इस बार भी मोहर्रम का पर्व फीका पड़ेगा। खासकर मोहर्रम के त्योहार पर जुलूस निकालकर मातम मनाने वाले शिया समुदाय को कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही मातम मनाने की अपील की गई है। मंगलौर कोतवाली में सीओ ने शिया समुदाय के लोगों के साथ बैठक की, जिसमें मोहर्रम के त्योहार पर जुलूस और मजलिसों को सीमित रखने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ज़रूरी है। इसलिए मोहर्रम के पर्व पर भी सीमित लोगों के साथ ही मातमी जुलूस किए जाने की अपील की गई और मजलिस में भी केवल चुनिंदा लोगों को ही शामिल करने की अपील की गई है। त्यौहार आ रहा है, यहाँ पे हमारे मुहर्रम का त्यौहार मनाया जाता है। जो आबादी है हमारी मुस्लिम आबादी, उसमें काफ़ी लोग शिया संप्रदाय से भी हैं। तो उनके संग एक बैठक की गई थी। जितने भी हैं उनको बताया गया कि कोविड प्रोटोकॉल के अंतर्गत जो प्रावधान शासन द्वारा करे गए हैं उसमें के अनुरूप ही ये त्यौहार मनाया जाएगा। और जो जुलूस आदि है उसमें निकालने में प्रतिबंध है। तो जुलूस आदि न निकालें, जो मातमी जुलूस निकलते हैं मजलिसों को भी सांगठिक रूप से करें, इसी बात पे चर्चा हुई। कोरोना का असर कहीं ना कहीं हमारे पर्वों त्योहारों पर भी पड़ता हुआ नजर आ रहा है और इस बार भी कोरोना कर्फ्यू के चलते मोहर्रम का त्यौहार फीका रहेगा। मोहर्रम के त्यौहार पर जुलूस निकालकर मातम मनाने वाले शिया समुदाय को कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील की गई है। आपको बता दें कि बंगलौर कोतवाली में सीओ मंगलौर ने शिया समुदाय के लोगों के साथ बैठक का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने शिया समुदाय के लोगों से अपील की कि वे कोरोना गाइडलाइंस का अच्छे से पालन करें और जुलूस और मजलिसों को सीमित करें। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मोहर्रम के त्यौहार पर भी सीमित लोगों के साथ ही जुलूस करने की अपील की गई। तो कोरोना ने हमारी जीवन शैली बदलने के साथ साथ हमारे पर्वों और त्योहारों पर भी असर डाला है। कोरोना कर्फ्यू के चलते इस बार भी मोहर्रम का पर्व फीका पड़ेगा। मोहर्रम के त्यौहार पर जुलूस निकालकर मातम मनाने वाले शिया समुदाय से सीओ मंगलौर ने कोरोना गाइडलाइंस के तहत ही मातम मनाने की अपील की है और इसके लिए सीओ मंगलौर ने शिया समुदाय के लोगों के साथ मंगलौर कोतवाली में बैठक का आयोजन भी किया, जिसमें मोहर्रम के त्यौहार पर जुलूस और मजलिसों को सीमित करने की अपील की गई है। उन्होंने कहा कि इस वक्त देश में कोरोना की तीसरी लहर की चेतावनी दी गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मोहर्रम के पर्व पर भी सीमित लोगों के साथ ही मातमी जुलूस निकालने की अपील की गई है और मजलिस में भी केवल चुनिंदा लोगों को ही शामिल किए जाने की अपील की गई है। तो मोहर्रम के पर्व पर कोरोना कर्फ्यू इस बार ग्रहण लगाने वाला है। गाइडलाइंस के तहत ही सीओ ने शिया समुदाय के लोगों से मातम मनाने की अपील की है, क्योंकि देश में अभी कोरोना की तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है और उससे पहले सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है। पौड़ी के जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारी को सावधानी बरतते हुए मोटर मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर लगाकर कर्मचारी की तैनाती करने के निर्देश भी दिए।
इसके अलावा डीएम ने कहा कि मार्ग पर डोर बैरियर लगाए ताकि भूस्खलन से किसी भी व्यक्ति की जान को खतरा ना हो। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भूस्खलन क्षेत्र की वस्तु स्थिति की सूचना हर दिन फोटो सहित उप जिलाधिकारी और सूचना अधिकारी को दी जाए। इसके अलावा सूचना अधिकारी को हर दिन प्रेस नोट जारी करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आने जाने वाले लोगों को सही जानकारी मिल सके। श्रीनगर में एनएच के ऊपर चमदार के पास में मलबा के आने की वजह से रोड बाधित हो गया है। लगातार 2 दिनों से यहाँ पे कार्य चल रहा है। कल शाम में रोड खोल भी दिया था अस्थायी रूप से, लेकिन आज सुबह दोबारा से मलबा दोबारा स्लाइड होने की वजह से जमा हो गया है और अभी लगातार पत्थर गिर रहे हैं। इसको देखते हुए एनएच के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं और जो कार्यदायी संस्था है वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मेरे सामने अभी जब मैं मौका निरीक्षण कर रहा था तभी भी एक स्लाइड पर बड़ा पत्थर आया है, तो उसकी वजह से खतरा जो है काफ़ी ज़्यादा महसूस हो रहा है। तो डीएम ने भूस्खलन क्षेत्र का निरीक्षण किया है। वह डीएम ने खुद पहुंचकर अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें कि पौड़ी के डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने राष्ट्रीय राजमार्ग चमधार में भूस्खलन क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने वहां पर संबंधित अधिकारियों को सावधानी बरतते हुए मोटर मार्ग को सुचारू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कार्यस्थल की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लाउडस्पीकर लगाकर कर्मचारी को तैनात करने के भी निर्देश दिए हैं। इसके अलावा डीएम डॉक्टर विजय कुमार ने कहा कि मार्ग पर डोर बैरियर लगाया जाए ताकि भूस्खलन से किसी भी व्यक्ति की जान को कोई खतरा ना हो सके। इसके अलावा डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि भूस्खलन क्षेत्र की वस्तु स्थिति की सूचना प्रतिदिन फोटो के साथ उप जिला अधिकारी और सूचना अधिकारी को दी जाए। देहरादून प्रेस क्लब में सीएससी संगठन ने प्रेस वार्ता की। प्रदेश प्रवक्ता देवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि यदि 1 हफ्ते में हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो अनिश्चित हड़ताल करेंगे। इसकी जिम्मेदारी सरकार और शासन की होगी। आपको बता दें कि राज्य सरकार ने 9 नवंबर 2020 को गैरसैंण से प्रदेश के 662 न्याय पंचायतों में पंचायती राज विभाग के IETDA के सहयोग से ई पंचायतों का शुभारंभ किया था, जिसकी संचालन की जिम्मेदारी सीएससी को दी गई थी। बता दें कि सीएससी पूरे देश में एक ऐसा माध्यम है जो सरकार और जनता के बीच सेतु का कार्य कर रही है। को 9 नवंबर 2020 को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा एक उद्घाटन किया गया था। इसमें पंचायती राज पे काम करने के लिए जो ग्रामीण क्षेत्र है, दुर्गम क्षेत्र है, वहाँ पे सीएससी को नियुक्त किया था। इसमें 9,500 लड़कों में से सिर्फ 662 न्याय पंचायतों में, हमारे उत्तराखंड के अंदर 662 न्याय पंचायतें हैं, वहाँ पे एक लड़के रखे गए थे हर न्याय पंचायत पे। तो जो हमारे 662 न्याय पंचायत में लड़के वो 9 नवंबर 2020 से काम कर रहे हैं और अभी तक गवर्नमेंट ने उन्हें आज की डेट तक किसी प्रकार की कोई पेमेंट नहीं की गई है। और अभी हमें एक चीज़ पता लगा है कि गवर्नमेंट, पंचायती राज गवर्नमेंट इस चीज़ को, और ये उत्तराखंड गवर्नमेंट इस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है। मतलब प्रस्ताव जो किया गया था इसको ये लोग बंद कर रहे हैं लोग। उसमें हमारे जो लड़कों द्वारा इसमें अपने खर्चे, अपनी जेब से खर्चे लगाए गए थे। जैसे रंग रोहन का काम हुआ था पंचायत भवन पे। हमारा जो मेन मुद्दा है कि हमारे सीएससी पे जो लड़के काम कर रहे हैं न्याय पंचायत स्तर पे, पूरे उत्तराखंड में 662 न्याय पंचायतों पे काम कर रहे हैं। वार्ता की उन्होंने कहा है कि मांगे पूरी नहीं होने तक हड़ताल जारी रहेगी। पंद्रह अगस्त की तैयारियों को लेकर शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड में नजर आ रही है। वही अगर बात की जाए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, तो यहां पर तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन लगा हुआ है। डीएमआर राजेश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त को लेकर हम ई इन्विटेशन के माध्यम से लोगों को इनवाइट करने का काम करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है उन्हें हम पर्सनल तौर पर इनवाइट करने का काम भी करेंगे। तैयारी तो अभी चल रही है 15 अगस्त की, और अभी फ़िलहाल जो है जिनको भी हम इनवाइट करेंगे ई इनवाइट के माध्यम से जो है हम सबको जो है आमंत्रित करेंगे। और जो जिन जिन लोगों को सम्मानित करना है उसका लिस्ट अभी अपेक्षित है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से।
स्पोर्ट्स पर्सन हैं, नॉन स्पोर्ट्स पर्सन हैं, उनका लिस्ट अभी आएगा। तो जैसे आएगा तो हम पर्सनली जाके एक को घर पे भी जाके इनवाइट करेंगे और इनवाइट के माध्यम से भी उनको सादर आमंत्रित करेंगे। एक साथ जो भीड़भाड़ होती थी हर बार प्रोग्राम में, वो इस बार किस तरह की उपस्थिति रहने वाली है? देखिए, फिलहाल अभी एक मुख्य सचिव महोदय के स्तर पे मीटिंग हुई थी, तो उसमें ये डिसाइड हुआ था कि लगभग 300 लोग रहेंगे जो इनवाइट होंगे। तो कोविड के दृष्टिगत और सेफ सोशल डिस्टेंसिंग मेजर्स के दृष्टिगत भी 300 लोगों तक हमने अभी फिलहाल कैप किया। तो 15 अगस्त की तैयारियां तेज है। शासन और प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। तो वही अगर बात की जाए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, तो यहाँ पर भी तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन लगा हुआ है। और इस बारे में डीएम आर राजेश कुमार ने कहा कि 15 अगस्त की तैयारियां चल रही है और इसी को लेकर हम ई इन्विटेशन के माध्यम से लोगों को न्योता भेजने का काम करेंगे। इसके अलावा उन्होंने जानकारी दी कि खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है उन्हें हम पर्सनल तौर पर इनवाइट करने का काम भी करेंगे। तो 15 अगस्त की तैयारियां तेज़ है। ई इन्विटेशन के माध्यम से लोगों को इनवाइट किया जाएगा। इसके अलावा डीएम ने बताया कि खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है उन्हें हम पर्सनल तौर पर इनवाइट करने का काम करेंगे। तो 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां तेज है। शासन और प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पे नजर आ रही है। तो वही बात की जाए राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की, तो यहाँ पर भी तैयारियां पूरी होने वाली है। तैयारियों को अंतिम रूप देने में प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है। डीएम आर राजेश कुमार ने 15 अगस्त की तैयारियों को लेकर कहा कि 15 अगस्त को लेकर हम ई इन्विटेशन के माध्यम से लोगों को इनवाइट करने का काम करेंगे। इसके साथ ही डीएम ने यह भी बताया कि खेल डिपार्टमेंट से जिन लोगों को सम्मानित करना है उन्हें हम पर्सनल तौर पर इनवाइट करने का काम करेंगे। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के बीच भारत सरकार द्वारा वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है। वहीं उत्तराखंड के हरिद्वार में भी वैक्सीनेशन अभियान तेजी से चलाया जा रहा है, जिसकी मिसाल डॉक्टर नरेश चौधरी बने हैं, जो सुबह 8 बजे से देर रात तक वैक्सीन लगवा रहे हैं। उनका कहना है कि उनके सेंटर पर हर दिन 1000 लोगों को वैक्सीन लगवाई जा रही है और दिव्यांगों, बुजुर्गों और महिलाओं को अलग से वैक्सीन लगाई जा रही है। अगर बारिश होती है तो उनके लिए ऋषिकुल कॉलेज के हॉल में व्यवस्था की गई है, जिसमें वहीं पर उनको वैक्सीन लगाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार और उनकी कमांडरशिप में पूरे भारत में ये अभियान चल रहा है और हमारे उत्तराखंड में माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में भी काफ़ी लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और हर सेंटर पे अब वैक्सीनेशन के लिए लाभार्थियों में बहुत उत्सुकता है, उत्साह है। हर लाभार्थी ये सब सोच रहा है कि मुझे जितना जल्दी वैक्सीन लग जाएगी जिससे मैं कोरोना महामारी से बच पाऊँगा। 18 से 44 जब से चला है, आपने देखा होगा जब 45 प्लस था तब भी अपार भीड़ थी और 18 से 44 में जो ये बच्चे हैं, ये युवा वर्ग है, उसमें हर एक में ये है कि मुझे जल्दी से जल्दी वैक्सीन की फर्स्ट डोज अवश्य लग जाए, क्योंकि और 45 प्लस सीनियर सिटीजन, फ्रंट लाइन वर्कर, कुंभ मेला वर्कर, उसमें सभी डोज लगभग कंप्लीट हो चुकी हैं। कोई डरने वाली बात नहीं है। पहली चीज़ तो ये, क्योंकि अब तीसरी लहर हमारे देश में आने वाली है, तो बेहतर है कि ये लगवाएं जिससे खतरा जो हो वो कम रहे। तो इसीलिए मैं भारत सरकार और मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगी, क्योंकि उन्होंने ये वैक्सीन सबको फ्री में प्रोवाइड करवाई है सबको, तो इसीलिए फ्री में वैक्सीन दी है। इसीलिए वजह से हमारे देश की जो स्थिति है वो काफ़ी सुधर चुकी है पहले से। मैडम, जिस तरीके से तीसरी बात तो वैक्सीन लगा लीजिए, उसके साथ सैनिटाइज़र, अपना मास्क हमेशा पहन के रखें और भीड़ भाड़ में कमी रहे तो बेहतर हो। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वर्चुअल माध्यम से टोक्यो ओलंपिक में प्रतिभाग करने वाली भारतीय हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया से बात कर शानदार प्रदर्शन के लिए वंदना और महिला हॉकी टीम में प्रतिभाग करने वाली सभी खिलाड़ियों को बधाई दी है।
उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मनोबल बनाए रखने को कहा। सीएम ने कहा कि वंदना के शानदार प्रदर्शन से देश प्रदेश का मान सम्मान बढ़ा है। सीएम ने वंदना को टोक्यो से वापस आते ही मुख्यमंत्री आवास से मिलने के लिए आमंत्रित भी किया है। सीएम ने कहा कि खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य में नई खेल नीति बनाई जा रही है, जिसमें विभिन्न खेलों में प्रतिभाग करने वाले खिलाड़ियों को हर संभव सुविधा दी जाएगी। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को 25 लाख रुपए देने की घोषणा भी की। उन्होंने कहा कि वंदना को टीलू रोतेली पुरस्कार से भी सम्मानित किया जाएगा। वे आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने वंदना कटारिया के भाई सौरभ कटारिया से भी फोन पर बात की और वंदना के शानदार प्रदर्शन पर उन्हें बधाई दी। इस दौरान भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया ने उनके उत्साहवर्धन पर सीएम धामी का आभार जताया। मसूरी देहरादून मार्ग पर आईटीबीपी गेट से ऊपर कब्रिस्तान के पास मलबा और बड़े बड़े बोल्डर आने से मार्ग लगभग 1 घंटे के लिए बाधित हो गया, जिससे मसूरी झील तक लंबा जाम लग गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने जेसीबी मशीन की मदद से मार्ग को आने जाने के लिए खुलवाया। बताते चले कि मसूरी देहरादून मार्ग पर लगातार पहाड़ी से भूस्खलन होने का सिलसिला लगातार जारी है। कई दिनों से हो रही लगातार बारिश के बाद धूप निकलते ही पहाड़ों से मिट्टी और बड़े बड़े बोल्डर आना शुरू हो गए, जिससे मसूरी देहरादून मार्ग पर आईटीबीपी गेट के पास मलबा आने से लंबा जाम भी लग गया। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।